नमस्कार दोस्तों, ब्राइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपने चल रहे थे राजस्थान के इतिहास। तो अपना राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में जो अपना वंश चल रहा था वो चल रहा था चौहान वंश। चौहान वंश में हमने अजमेर के चौहान पढ़ लिए और अजमेर के चौहान के बाद में जो अपने चल रहे थे वो चल रहे थे रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान में हम देखें तो हमारा जो शासक चल रहा था वो चल रहा था हमीर देव चौहान। रणथंभौर के चौहानों में यदि हम सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो वो थे हमीर देव चौहान। आपसे प्रश्न पूछे कि रणथंभौर के प्रतापी शासक कौन थे तो वो थे हमीर देव चौहान और अपना जो शासक चल रहा था वो चल रहा था हमीर देव चौहान। तो अपने जो शासक की बात करें, शासक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था अभी? हमीर देव चौहान। कौन सा शासक चल रहा था अपना? हमीर देव चौहान। और हमीर देव चौहान के शासनकाल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हमीर देव चौहान का जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1282 से लेकर 1301 तक। कब तक बताया अभी मैंने? यदि हमीर देव का शासनकाल देखें तो वो रहा है 1282 से लेकर 1301 तक। तो 1282 से लेकर 1301 तक इनका शासनकाल रहा है। जब हमीर देव थे, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जब रणथंभौर के शासक, हमीर देव कहाँ के शासक है? रणथंभौर के। कहाँ के शासक है अभी? रणथंभौर के। हमीर देव जो है वो कहाँ के शासक है? रणथंभौर के शासक है। इसी समय यदि हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो शासक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली के जो शासक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा चल रहा था हमीर देव चौहान, जिस समय दिल्ली के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। लेकिन जब हमीर देव शासक बने उस समय यहाँ दिल्ली के जो शासक थे वो थे जलालुद्दीन। हमने पढ़ा भी था कौन थे? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर 2 बार असफल आक्रमण किए थे और उस आक्रमण से नाराज कौन हो गए? अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि उनमें जलालुद्दीन को सफलता नहीं मिली। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन का एक भतीजा था, उन दोनों ने मिलकर जलालुद्दीन की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली के जो शासक बने वो कौन बने? अलाउद्दीन खिलजी बने। भी कौन बने? अलाउद्दीन खिलजी बने। अब अलाउद्दीन खिलजी है वो किस पे आक्रमण करता है? रणथंभौर पर आक्रमण करता है। किस पे आक्रमण करता है? रणथंभौर पर आक्रमण करता है। और रणथंभौर पर आक्रमण करने के हमने कारण भी पढ़े कि अलाउद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर पर आक्रमण क्यों करता है। उसका हमने सबसे पहला जो कारण पढ़ा वो ये देखा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक साम्राज्यवादी नीति के थे। कौन सी नीति के थे? साम्राज्यवादी नीति के थे। दूसरा कारण हमने ये पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या है? चाचा की मृत्यु का, चाचा की जो प्राज्य थे यानी जलालुद्दीन की जो प्राज्य थी तो जलालुद्दीन की प्राज्य का बदला भी लेना चाहता था। तीसरा कारण देखें तो जो हमीर देव चौहान है इन्होंने क्या किया कि दिल्ली के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी उनको कर देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तीसरा कारण ये बताया जाता है। चौथे कारण जो हमने पढ़ा
चौथा जो हमने कारण पढ़ा वो ये पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी का एक विद्रोही था जिसका नाम था महमूद शाह। क्या नाम था अभी? महमूद शाह। तो कहते हैं कि महमूद शाह को शरण किसने दी थी? हमीरदेव चौहान ने। हमीरदेव चौहान ने महमूद शाह को शरण दे रखी थी। इस वजह से भी अलाउद्दीन जो खिलजी है वो हमीरदेव से क्या था? नाराज था। तो पांचवा यदि कारण हम देखें तो पांचवें कारण की बात करें कि रणथंभौर जो है वो दिल्ली के नजदीक पड़ता है। दिल्ली के क्या पड़ता है? नजदीक पड़ता है। तो दिल्ली के नजदीक होने के कारण भी इस पे आक्रमण किया गया। छठा जो कारण हमने पढ़ा, छठा कारण हमने पढ़ा था कि अभी तक रणथंभौर के दुर्ग को कोई जीत नहीं सका, इसीलिए रणथंभौर का दुर्ग क्या है? एक अजेय दुर्ग है। तो उसको कोई जीत नहीं सका। तो जब इसको कोई जीत नहीं सका तो अलाउद्दीन खिलजी इस पर विजय भी प्राप्त करना चाहता था, इसको जीतना चाहता था। तो इन्हीं कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? रणथंभौर पर आक्रमण करता है। पहला जो आक्रमण किया था रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने, पहला जो आक्रमण किया था वो हमने पढ़ा था कि लगभग 1299 में। कब? लगभग 1299 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं न पहुंचकर, खुद न पहुंचकर अपने दो सेनापति भेजता है। क्या करता है? अपने दो सेनापति भेजता है, नुसरत खां और अलूप खां। और कहते हैं कि उसी समय हमीरदेव चौहान जो थे इन्होंने कोटियजन यज्ञ किया था। तो कोटियजन यज्ञ करने वाले कौन थे रणथंभौर में? हमीरदेव चौहान थे। तो इन्होंने क्या किया? कोटियजन यज्ञ किया और उस यज्ञ के बाद ये मुनिव्रत धारण किए हुए थे। कौन? हमीरदेव चौहान। तो उस समय भी हमीरदेव चौहान स्वयं न आकर अपने दो सेनापतियों को भेजता है। तो इन्होंने अपने जो दो सेनापति भेजे वो थे, एक थे भीम सिंह और दूसरे कौन थे? भी धर्म सिंह। तो इन्होंने भी दो सेनापति भेजे और हमीरदेव ने भी दो सेनापति भेजे। लेकिन दूसरे युद्ध की आज जो हम करने जा रहे हैं तो यहां तक हमने पढ़ा था कि इन्होंने भी अपने दो सेनापति भेजे, इन्होंने भी दो सेनापति भेजे। उन सेनापतियों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हमने पढ़ा था। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब इससे आगे क्या क्या होता है, इससे आगे अब क्या होता है वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और हम चलते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और हम करते हैं हमीरदेव चौहान। कौन सा शासक करते हैं? हमीरदेव चौहान। जो अपना आगे का टॉपिक बचा हुआ है उसकी शुरुआत करते हैं। तो रणथंभौर के शासक कौन है? हमीरदेव चौहान है। और वहां दिल्ली के शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। अब कहते हैं कि 1301 में, कब? 1301 में अब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो स्वयं आक्रमण करने के लिए आता है। और कब आता है? 1301 में। कब आता है अभी? 1301 में। अब 1301 में क्या किया जाता है? भी रणथंभौर पर आक्रमण किया जाता है। और इस आक्रमण में कौन आता है? स्वयं एके आता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें स्वयं एके द्वारा किया जाता है। यहां एके का अर्थ है अलाउद्दीन खिलजी। पूरा नाम नहीं लिखकर मैं क्या लिख रहा हूं? एके लिख रहा हूं। तो यानी अब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं यहां आक्रमण करने के लिए आते हैं। किस पे आक्रमण करने के लिए आते हैं? रणथंभौर पर। तो रणथंभौर पर स्वयं आक्रमण करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि इस आक्रमण में इनके जो साथ था, इस आक्रमण में इनके जो साथ था वो थे भी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। तो इस आक्रमण में इनका साथ देने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? भी अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो है वो इनके साथ थे और अमीर खुसरो को एक उपाधि भी दी थी।
इन्हें एक उपाधि भी दी थी, बहुत बार प्रश्न पूछा जा सकता है उस उपाधि के बारे में। तो इन्हें एक उपाधि दी थी, और उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि है तोता ए हिंद। तो कौन सी उपाधि थी? तो वो उपाधि थी तोता ए हिंद। तोता ए हिंद। तो तोता ए हिंद उपाधि किसको मिली है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को ये उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी एके के द्वारा। अमीर खुसरो को ये उपाधि किसके द्वारा मिली है? ये उपाधि मिली है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कौन सी उपाधि मिली है अभी? तोता ए हिंद। कौन सी उपाधि मिली है? तोता ए हिंद। अब देखो, जब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आक्रमण करने के लिए आया, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर पर आक्रमण के लिए आया, तो रणथंभौर जो दुर्ग था, उस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाया। ये जो दुर्ग था, तो इस दुर्ग में ये प्रवेश नहीं कर पाया। इस दुर्ग में ये प्रवेश नहीं कर पाया। तो इसने क्या किया कि इस दुर्ग के चारों ओर एक तरह से क्या डाल लिया? घेरा डाल लिया। इस दुर्ग के चारों ओर क्या डाल लिया इसने? घेरा डाल लिया। इस दुर्ग के चारों, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के चारों ओर क्या डाल लिया? भी घेरा डाल लिया। यदि इस दुर्ग की हम बात करें, इस दुर्ग की यदि हम बात करें, तो इस दुर्ग का नाम क्या है? तो इसका नाम है रणथंभौर का रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग था भी? रणथंभौर का दुर्ग। तो ये जो दुर्ग है, ये जो दुर्ग है, इसका निर्माण 994 ईस्वी में हुआ था। तो इसका निर्माण कब हुआ? यदि इस दुर्ग के निर्माण की हम बात करें, तो इस दुर्ग का निर्माण हुआ था 994 ईस्वी में। कब हुआ था भी? 994 ईस्वी में इस दुर्ग का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। और निर्माण करने वाले जो व्यक्ति थे, वो थे रणथंभन देव। तो इसके निर्माता कौन थे भी? इनके निर्माता थे रणथंभन देव। तो रणथंभन देव ने 994 ईस्वी में इस दुर्ग का क्या क्या था भी? निर्माण किया था। कहते हैं कि ये दुर्ग जो है, ये एक पहाड़ी पर है। इस पे है भी, ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी पर बना हुआ है। और जो पहाड़ी पे बना होता है, जो दुर्ग किसी पहाड़ी पे बना होता है, उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? गिरि दुर्ग कहा जाता है। क्या दुर्ग? कौन सा दुर्ग कहा जाता है अभी? गिरि दुर्ग कहा जाता है। तो ये एक पहाड़ी पे बना हुआ था। किस पे बना हुआ था? ये एक पहाड़ी पे बना हुआ था एक, और उस पहाड़ी का नाम था थंबोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी थी भी? थंबोर की पहाड़ी। तो ये जिस पहाड़ी पे बना हुआ था, उस पहाड़ी का नाम है थंबोर की पहाड़ी। क्या नाम है भी? थंबोर की पहाड़ी। तो ये जिस पहाड़ी पे बना है, ये जिस पहाड़ी पे बना है, उस पहाड़ी का नाम क्या है भी? थंबोर की पहाड़ी। तो ये दुर्ग एक गिरि दुर्ग है, और जिस पहाड़ी पे बना है, उस पहाड़ी का नाम क्या है भी? थंबोर की पहाड़ी। थंबोर की पहाड़ी है। और कहते हैं कि इस दुर्ग के चारों ओर क्या है? वन है। तो इस दुर्ग के चारों ओर क्या है भी? वन भी है। चारों ओर क्या है? वन भी है। तो इस दुर्ग के चारों ओर वन है, और ये किस पे बना है? पहाड़ी पे भी बना हुआ है। ये किस पे बना है? पहाड़ी पे भी बना है। उस पहाड़ी का नाम क्या है? थंबोर की पहाड़ी। तो ये पहाड़ी पे भी बना है, और वन से भी घिरा हुआ है। तो जो पहाड़ी
और वन से घिरा हो, उस दुर्ग को क्या कहते हैं? उस दुर्ग को कहा जाता है एरन दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहा जाता है भी? एरन दुर्ग। इसका मतलब ये कौन सा दुर्ग है? एरन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है भी? एरन दुर्ग। यानी जो पहाड़ी और वनों से घिरा हो, उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? एरन दुर्ग कहा जाता है। इसका मतलब रणथंभौर का जो दुर्ग था वो कौन सी श्रेणी में आता था? वो एरन दुर्ग की श्रेणी में आता था। कौन सी श्रेणी में आता था? एरन दुर्ग की श्रेणी में आता था। यदि इस दुर्ग का वास्तविक नाम देखें, दुर्ग का वास्तविक नाम, दुर्ग का वास्तविक नाम, यदि इस दुर्ग के वास्तविक नाम की बात करें तो वास्तविक नाम है रणतपुर। क्या नाम है भी? रणतपुर। तो इसका वास्तविक नाम जो है वो कौन सा नाम है? रणतपुर। अब इसको रणतपुर क्यों कहा जाता है? इसको रणतपुर क्यों कहा जाता है? तो इसको इसलिए कहा जाता है कि ये जिन पहाड़ियों के बीच में बना है, उन पहाड़ियों के बीच में है एक रण की घाटी। कौन सी घाटी है भी? रण की घाटी है। तो ये रण की घाटी में स्थित होने के कारण, रण की घाटी में, रण की घाटी में स्थित होने के कारण, तो रण की घाटी में स्थित होने के कारण इस दुर्ग का वास्तविक नाम क्या भी? रणतपुर है। इस दुर्ग का वास्तविक नाम क्या है भी? रणतपुर है। अब ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का वास्तविक नाम पूछे, आपसे पूछे कि रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका वास्तविक नाम है रणतपुर। कहते हैं कि इसी दुर्ग के अंदर, यानी ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर, दुर्ग के अंदर एक सिक्के डालने की टकसाल बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सिक्के डालने की टकसाल बनी हुई है। तो सिक्के ढालने की, सिक्के ढालने की टकसाल बनी हुई है। क्या बनी हुई है? टकसाल। इस दुर्ग के अंदर सिक्के डालने की, यानी सिक्के का निर्माण करने की, सिक्के डालने की क्या बनी है? टकसाल बनी है। और कहते हैं कि ये टकसाल किसके द्वारा स्थापित की गई है? इसके अंदर जो सिक्के डालने की टकसाल है, ये किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो वो की गई है अकबर के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित की गई थी भी ये? तो ये अकबर द्वारा, अकबर द्वारा स्थापित की गई। किसके द्वारा स्थापित की गई है? अकबर के द्वारा स्थापित की गई है। किसके द्वारा स्थापित की गई है भी? अकबर के द्वारा स्थापित की गई है। कहते हैं ये दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। तो इस तरह से हम देखें तो वन के द्वारा भी ये सुरक्षित है और पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। इस तरह से ये जो दुर्ग है, ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग था भी। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर का दुर्ग। तो रणथंभौर का जो दुर्ग है, इसका निर्माण कब हुआ? 994 में हुआ। कब हुआ भी निर्माण? 994 में हुआ। और ये कौन सी श्रेणी में आता है? आपसे प्रश्न पूछे कि रणथंभौर का जो दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी में आता है, तो वो आता है एरन दुर्ग की श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में आता है अभी?
तो वो आता है एरन दुर्ग की श्रेणी में। इसको आप अच्छी तरह से उतारे भी, अच्छी तरह से उतार लें इसको। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है अभी? तो ये आता है एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रणथंबोर का जो दुर्ग है, रणथंबोर का जो दुर्ग है, वो दुर्गों की यदि श्रेणी देखें तो दुर्गों की कौन सी श्रेणी में आता है? अब इस दुर्ग की हम बात करें, इस दुर्ग के बारे में यदि हम और देखें तो मैंने आपको बताया कि इसके चारों ओर क्या है भी? वन है। चारों ओर क्या है? वन है। अब देखो, जब यदि हम इसके नजदीक से देखें, जैसे हम यहाँ नजदीक आ जाए, तो जैसे ही नजदीक आएंगे तो अपने आगे क्या आ जाएंगे? वन आ जाएंगे। वनों के कारण ये हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जैसे हम नजदीक जाएंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएंगे? वन आ जाएंगे। इस वजह से ये हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही हम दूर चले, जैसे मान लो यहाँ दूर आ गए, तो जब यहाँ दूर खड़े हैं तो उस समय क्या है कि यहां से ये दुर्ग दिखाई देगा। यहां से तो ये दुर्ग दिखाई देगा, लेकिन यहां से देखें तो आगे क्या आ जाता है? अभी आगे ये वन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? वन आ जाते हैं। इस तरह से ये पास से दिखाई नहीं देता, भी पास से दिखाई नहीं देता। इसी वजह से इस दुर्ग के बारे में एक विद्वान थे, अबुल फजल। तो इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है? अबुल फजल। तो इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने एक कथन कहा था। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने एक कथन कहा था, और वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस कथन की बात करें तो ये कथन था कि अन्य दुर्ग है वो नंगे हैं। क्या कहा था इसने? कि अन्य दुर्ग नंगे हैं, नंगे हैं, और यह बख्तर बंद है, और यह बख्तर बंद है। यानी अन्य दुर्ग क्या है? नंगे हैं, और यह बख्तर बंद है। ये कथन कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रणथंबोर के दुर्ग के बारे में। कहने वाले विद्वान कौन थे? तो विद्वान के बारे में यदि पूछे तो वो थे अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल थे। तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि अन्य दुर्ग नंगे हैं और यह बख्तर बंद है। यानी चारों ओर से ये क्या है? वनों द्वारा घिरा हुआ है। चारों ओर से क्या है? ये वनों द्वारा घिरा हुआ है। तो इसी दुर्ग पर, रणथंबोर दुर्ग पर 1301 में आक्रमण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। और अलाउद्दीन खिलजी इसके चारों ओर क्या डाल लेता है? घेरा डाल लेता है। चारों ओर इसके घेरा डाल लेता है। लेकिन कहते हैं कि फिर भी ये इसमें प्रवेश नहीं कर सका। भी ये इसमें प्रवेश नहीं कर सका। तो इसने क्या किया कि इसने एक योजना बनाई। इसने एक योजना बनाई, और योजना क्या बनाई कि दुर्ग के चारों ओर जो पहरा लगाते हैं, दुर्ग के चारों ओर जो सेनापति है वो पहरा बनाते हैं, उनको इन्होंने क्या दे दिया? लालच दिया। इनको इन्होंने क्या दिया? लालच दिया। तो दुर्ग के चारों ओर जो पहरा लगाने वाले जो सेनापति थे,
तो वो थे दो सेनापति। ये दो सेनापति किसके सेनापति थे भी? हमीर देव के। किसके सेनापति थे? हमीर देव के। तो हमीर देव के दो सेनापति थे। उन सेनापतियों का नाम देखें तो एक तो था रणमल और दूसरे का नाम था रतिपाल। तो हमीर देव के दो सेनापति थे भी, एक का नाम क्या था? रणमल था और दूसरे का नाम क्या था भी? रतिपाल था। तो एक का नाम रणमल था और दूसरे का नाम क्या था भी? रतिपाल था। कहते हैं इन दोनों सेनापतियों को क्या दे दिया? एके ने लालच दिया। तो इन दोनों सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया भी? लालच दिया। और वो लालच क्या दिया? इन दोनों को लालच दिया कि यदि आप मुझे दुर्ग में प्रवेश करने का गुप्त मार्ग बता दोगे, यदि आप मुझे दुर्ग में प्रवेश करने का गुप्त मार्ग बता दोगे, तो मैं आपको यहाँ का क्या बना दूंगा? राजा बना दूंगा। मैं यहाँ आपको क्या बना दूंगा अभी? राजा बना दूंगा, यानी रणथंभौर का राजा मैं आपको बना दूंगा। इस बात से रणमल और रतिपाल ये दोनों लालच में आ गए भी। ये लालच में आ गए और लालच में आकर दुर्ग में प्रवेश के दुर्ग में प्रवेश के गुप्त मार्ग बता दिए। तो दुर्ग में प्रवेश के गुप्त मार्ग बता दिए। और जैसे ही गुप्त मार्ग बता दिए, जैसे ही गुप्त मार्ग बता दिए, तो गुप्त मार्ग बताने के बाद इन दोनों की एके ने क्या कर दी भी? हत्या कर दी। इन दोनों की एके ने क्या कर दी भी? हत्या कर दी। दोनों ने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में एके जो है, एके एके यानी अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दुर्ग में प्रवेश कर जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दुर्ग में प्रवेश कर जाता है। जैसे गुप्त मार्ग बता दिए जाते हैं, तो गुप्त मार्ग बताने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रणथंभौर के दुर्ग में प्रवेश कर जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से उतारें, एक एक बात को अच्छी तरह से समझे और अच्छी तरह से उतार ले भी। चलिए, अब अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि रणथंभौर का जो दुर्ग है, इस दुर्ग में प्रवेश कर जाता है। इस दुर्ग में प्रवेश कर जाता है। जब ये दो सेनापति कौन थे भी? रणमल और रतिपाल। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हमीरदेव चौहान के किन दो सेनापतियों ने विश्वासघात किया? तो वो कौन थे भी? रणमल और रतिपाल। तो रणमल और रतिपाल दोनों ने क्या किए? लालच में आकर दुर्ग में प्रवेश करने के जो गुप्त मार्ग थे वो बता दिए। और जैसे ही गुप्त मार्ग बता दिए, तो एके की सेना इसमें प्रवेश कर गई भी? रणथंभौर में प्रवेश कर गई। तो एके दुर्ग में प्रवेश कर लेता है। दुर्ग में प्रवेश कर लेता है। तो जब ये दुर्ग में प्रवेश कर लेता है, तो उस दौरान क्या होता है कि हमीर देव इनसे युद्ध करता है। तो हमीर देव लड़ते हुए
लड़ते हुए मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। तो हमीर देव चौहान जो है वो लड़ते हुए मारे जाते हैं। और हमीर देव चौहान के मरने के बाद में इनकी रानी थी, रानी का नाम था भी रंग देवी। क्या नाम था भी? रंग देवी। और इनकी पुत्री थी, पुत्री का नाम था भी पद्मला। पुत्री का नाम क्या था भी? पद्मला। तो पद्मला के नेतृत्व में, पद्मला के नेतृत्व में रानी रंग देवी ने, रानी रंग देवी ने किसके नेतृत्व में भी? पद्मला, यानी अपनी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में रानी रंग देवी ने क्या कर लिया भी? जल जोहर कर लिया। रंग देवी ने जल जोहर कर लिया। तो रानी रंग देवी ने अपनी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में कौन सा जोहर कर लिया भी? जल जोहर कर लिया। तो इस तरह से देखें तो रानी ने भी जोहर कर लिया और हमीर देव जो है ये लड़ते हुए मारे गए। तो जब राजा लड़ता हुआ मारा जाता है तो उसको कहा जाता है केसरिया। क्या कहा जाता है? केसरिया। और रानी मर जाती है उसको क्या कहते हैं? जोहर। और जब ये दोनों एक साथ हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? साका बोलते हैं। तो ये एक तरह से क्या हुआ अभी? साका हुआ। ये एक तरह से क्या हुआ? साका हुआ। और इसे ही कहा जाता है राजस्थान का, राजस्थान का प्रथम साका। राजस्थान का प्रथम साका। तो राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ भी? 1301 में। तो राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? 1301 में। कौन से दुर्ग में हुआ पूछे तो वो हुआ था रणथंभौर के दुर्ग में। कौन से दुर्ग में हुआ था भी? रणथंभौर के दुर्ग में। इस तरह से देखें तो हमीर देव लड़ता हुआ मारा जाता है और रानी रंगदेवी अपनी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। इस तरह से रणथंभौर पर अधिकार किसका हो जाता है अभी? रणथंभौर पर अधिकार हो जाता है एके का, यानी अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। इसको आप अच्छी तरह से उतारे, इसको अच्छी तरह से उतार ले। चलो, तो राजस्थान का प्रथम साका कहाँ हुआ? रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पे हुआ अभी? रणथंभौर दुर्ग में। कब हुआ था? 1301 में। कब हुआ था अभी? 1301 में। तो 1301 में रणथंभौर पर अधिकार किसका हो जाता है? तो रणथंभौर पर अधिकार हो गया रणथंभौर पर अधिकार। तो रणथंभौर पर अधिकार किसका हो गया अभी? एके का, यानी अलाउद्दीन खिलजी का। तो रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। और जैसे ही रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है तो उस समय अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने, यानी अमीर खुसरो इनके साथ था, मैंने आपको बताया था। और अमीर खुसरो को एक उपाधि भी दी थी। अमीर खुसरो को एक उपाधि भी दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सी उपाधि थी? दी थी तोताए हिंद। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को उपाधि दी थी तोताए हिंद की। तो अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में
एक बात कही थी, और क्या कही थी? तो वो कही थी कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। क्या बात कही थी भी? कि आज कुफ्र का गढ़, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये कौन से दुर्ग के बारे में कथन है? यदि आपसे पूछे कि ये कथन कौन से दुर्ग के बारे में है, तो ये रणथंबोर दुर्ग के बारे में है। कौन से दुर्ग के बारे में है? रणथंबोर दुर्ग के बारे में है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अमीर खुसरो। कौन थे भी? अमीर खुसरो थे। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के और चारों ओर घेरा डाल लिया, इस दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल लिया, तो अब इसके अंदर जो रहने वाले थे, अंदर जो लोग रहते थे, उनके लिए यहाँ राशन पानी क्या हो गए? खत्म हो गए भी। यहाँ क्योंकि बाहर तो ये आ नहीं सकते थे, क्योंकि बाहर किसकी सेना थी? अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी। इस वजह से ये बाहर नहीं आ सकते थे। लेकिन दुर्ग के अंदर जो भी राशन पानी था वो धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस वजह से यहाँ के लोग भूखे मरने लगे भी। यहाँ के लोग क्या हुए? भूखे मरने लग गए। तो इन्होंने सोचा कि इस तरह से मरने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम युद्ध करते हुए मारे जाए, क्यों ना हम युद्ध करते हुए मरे। तो उस दौरान क्या हुआ कि ये युद्ध करने के लिए बाहर निकल गए और अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया। और उस युद्ध में हमीर देव चौहान है वो क्या हुए? मारे गए। अमीर देव चौहान जो है वो उस युद्ध में मारे गए। तो ये बात भी कौन कहता है भी? अमीर खुसरो कहता है। कौन कहता है? अमीर खुसरो कहता है। तो अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में एक कथन और कहा भी, एक कथन और भी कहा था। और वो क्या कहा था? वो ये कहा था कि सोने के 2 दानों के बदले, सोने के 2 दानों के बदले, 2 दानों के बदले, सोने के 2 दानों के बदले अनाज का एक दाना भी नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। यानी सोने के 2 दानों के बदले अनाज का एक दाना भी नहीं मिल रहा था। ये कथन भी किसने कहा है? ये भी अमीर खुसरो ने कहा है। कौन से दुर्ग के बारे में कहा है भी? तो ये कहा रणथंबोर दुर्ग के बारे में। तो ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि दुर्ग में क्या हो गई थी? खाद्य सामग्री जो थी वो क्या हो गई थी भी? समाप्त हो गई थी। तो दुर्ग में खाद्य सामग्री समाप्त हो गई थी। इस वजह से जब दुर्ग में खाद्य सामग्री समाप्त हो गई तो लोगों को, यानी जो सोने के दाने थे, सोना था, उस सोने के बदले में भी अनाज का एक भी दाना नहीं मिल रहा था। तो जब यहाँ अंदर लोग भूखे मरने लगे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम युद्ध करते हुए मारे जाएं, क्यों ना हम युद्ध करते हुए मारे जाएं। तो इस वजह से अंत में वे युद्ध लड़ना शुरू किया और इस युद्ध में अमीर खुसरो क्या हुए? मारे ये। और उस युद्ध में क्या हुआ? हमीर देव चौहान है वो मारे जाते हैं, हमीर देव चौहान मारे जाते हैं। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर अधिकार हो जाता है। कब हो जाता है भी? यदि तारीख पूछे भी कौन सी तारीख को इनका अधिकार होता है,
तो वो होता है 11 जुलाई 1301 को। तब हुआ भी 11 जुलाई 1301 को, 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर अधिकार किसका हो जाता है? अभी रणथंभौर, रणथंभौर पर अधिकार किसका हो जाता है? रणथंभौर पर जो अधिकार हो जाता है वो हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। अधिकार होने के बाद में इसका कार्यभार किसको सौंपता है? और ये प्रश्न आया हुआ भी है दोस्तों, अच्छी तरह से समझना। आपसे प्रश्न पूछे कि रणथंभौर को किसको सौंपा, रणथंभौर है ये जीतने के बाद किसको सौंपा? तो एके ने इस दुर्ग को, इस दुर्ग को अपने सेनापति, अपने सेनापति उलूग खां, उलूग खां को सौंपा भी। तो ये दुर्ग किसको सौंपा? जीतने के बाद ये दुर्ग है अपने सेनापति अलूग खां को सौंपा भी। किसको सौंपा? अलूग खां को सौंपा। तो इसे आप अच्छी तरह से उतार लें। तो ये जो कथन है, इन कथनों के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इन कथनों को याद रखो। अब्बुल फजल ने क्या कहा है, अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है, और रणथंभौर का दुर्ग अधिकार करने के बाद में इस दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंप दिया, ये भी प्रश्न अच्छा है। और अधिकार कब हुआ? 11 जुलाई 1301 में। 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। अब देखें उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी, जब अलाउद्दीन खिलजी युद्ध में हमीरदेव चौहान को मार देते हैं, हमीरदेव चौहान को मार देते हैं, तो उसके बाद ये तलाशते हैं यहाँ अपने एक विद्रोही, कौन था इनका विद्रोही? महमूद शाह। कौन था भी विद्रोही? महमूद शाह। तो ये यहाँ पर अब उसको तलाशना शुरू कर देते हैं। तो जब ये इस दुर्ग में, जब ये महमूद शाह को तलाशते हैं, तो घायल अवस्था में इनको कौन मिलता है? भी महमूद शाह मिल जाता है। तो एके को, एके यानी अलाउद्दीन खिलजी को, तो एके को महमूद शाह, महमूद शाह, महमूद शाह कौन था? महमूद शाह अलाउद्दीन खिलजी का एक मंगोल विद्रोही था, ये मैंने आपको बता रखा है। तो एके को महमूद शाह घायल अवस्था में, घायल अवस्था में नजर आया। तो अलाउद्दीन खिलजी को महमूद शाह क्या है? घायल अवस्था में नजर आया। कहते हैं कि जब महमूद शाह इनको नजर आया तो ये महमूद शाह को पकड़कर, सेना है वो महमूद शाह को पकड़कर किसके समक्ष ले आई? अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष ले आई। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी इनसे पूछता है कि यदि मैं आपको जिंदा छोड़ दूं, यदि मैं आपको जिंदा छोड़ दूं तो आप क्या करोगे? तो कहते हैं महमूद शाह ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या कर दूंगा? हत्या कर दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बात से मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? मार डालूंगा। कहते हैं उसके बाद महमूद शाह को एके ने हाथी के पैरों से, हाथी के पैरों से कुचलवा दिया भी। इसको
महमूद शाह को। तो महमूद शाह को क्या किया कि हाथी के पैरों से क्या कर दिया, कुचलवा दिया। किसने भी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अब हम देखें कि जब तक हमीरदेव चौहान जिंदा थे, जब तक हमीरदेव चौहान जिंदा थे, क्या अलाउद्दीन खिलजी महमूद शाह को हासिल कर सका? नहीं कर सका, नहीं कर सका। इसीलिए हमीरदेव चौहान ने अपना जो हट लिया था, हमीरदेव चौहान ने जो हट किया था, उस हट को क्या किया भी? पूरा किया। इसीलिए हमीरदेव चौहान अपने हट के लिए क्या था भी? प्रसिद्ध था और उसे निभाया भी। तो हमीरदेव चौहान जो है वो अपने हट के लिए, हमीरदेव चौहान अपने हट के लिए क्या थे भी? प्रसिद्ध थे। अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे और हट को निभाया भी, और हट को निभाया, हट को निभाया। तो इन्होंने क्या हट किया था भी? तो हमीरदेव चौहान ने हट किया था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप महमूद शाह को मुझसे नहीं छीन सकते, महमूद शाह को मेरे पास से नहीं ले जा सकते। तब तक मैं जिंदा हूं, महमूद शाह को आप मेरे पास से नहीं ले जा सकते। यही हट किया था और उस हट को इन्होंने निभाया भी, इस हट को इन्होंने निभाया भी। इसीलिए इनके लिए एक प्रसिद्ध पंक्ति, हमीरदेव चौहान के लिए एक प्रसिद्ध पंक्ति है भी। तो पूछी जा सकती है कि ये जो पंक्तियां हैं ये किनके बारे में, कौन से शासक के बारे में? तो वो है सिंह सवन सतपुरुष वचन। क्या है भी? सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत, कदली फलत एक बार। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़ेन दूजी बार। तो सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ये पंक्ति कौन से शासक के बारे में है भी? तो ये पंक्ति है हमीरदेव चौहान के बारे में। इसके बारे में कही गई है, हमीरदेव चौहान के बारे में कही गई है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, सिंह सवन सतपुरुष वचन। इसका अर्थ यह है कि सिंह होता है शेर, सवन यानी शेरनी जो है वो एक ही शेर को, यानी जो पहला बच्चा होता है वही क्या होता है? उसका शेर होता है। तो सिंह सवन शेरनी एक ही शेर को जन्म देती है। सतपुरुष वचन, इसी तरह से जो सत्य पुरुष होते हैं, जो सच्चे पुरुष होते हैं, वो एक ही बार किसी को वचन देते हैं, उस वचन से वो नहीं मुड़ते, उस वचन से वो कभी भी यानी उस वचन को निभाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सत्पुरुष यानी सच्चे पुरुष जो है वो एक ही बार वचन देते हैं। तो शेरनी एक ही शेर को जन्म देती है। सत्पुरुष यानी सत्य जो पुरुष है, जो सच्चे लोग हैं, वो एक ही बार वचन देते हैं। इसी तरह से कदली नामक एक वृक्ष होता है, उसके एक ही बार फल लगते हैं। कितनी बार फल लगते हैं भी? एक ही बार। तो कदली फलत एक बार यानी उसके एक ही बार फल लगते हैं। त्रिया तेल, त्रिया यानी महिला, महिला को क्या है
एक ही बार तेल चढ़ता है। जब हम पिट्ठी वगैरह ब्याह शादी में जो पिट्ठी वगैरह लगाते हैं ना, तो तिरिया तेल हमीर हट। इसी तरह से हमीर को जो हट है, हमीर ने जो हट किया है वो एक ही बार किया है और वो उसको निभाएगा। तो चढ़े न दूजी बार, ये दूसरी बार नहीं चढ़ते। ये इस पंक्ति का क्या था भी अर्थ था। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। आपसे पूछा जा सकता है भी कौन से शासक के बारे में कही गई है। ये जो पंक्ति है ये कौन से शासक के बारे में कही गई है? तो कौन से शासक के बारे में कही गई है भी? ये कही गई है हमीर देव चौहान के बारे में। किसके बारे में कही गई है भी? हमीर देव चौहान के बारे में कही गई है। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलक एक बार, तिलिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, चढ़े न दूजी बार। अब यदि हम देखें इसको, आप अच्छी तरह से उतारें एक बार अच्छी तरह से उतार लें इसको। चले, तो हमीरदेव चौहान ने अपने हट को निभाया। कौन सा हट किया था इन्होंने हट किया था कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं, मेरी शरण में जो आया हुआ कौन था? महमूद शाह। तो जो मेरी शरण में आया हुआ है इसे मैं अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सौंपूंगा। यही इन्होंने हट किया था और इस हट को इन्होंने पूरा भी किया था। इसीलिए इनके ऊपर हमीरदेव चौहान पर एक ग्रंथ लिखा गया है। क्या लिखा गया था? एक ग्रंथ, और उस ग्रंथ का नाम था हमीर हट। कौन सा ग्रंथ लिखा गया भी? हमीर हट ग्रंथ लिखा गया था। और यदि पूछे कि इस ग्रंथ के लेखक कौन थे, इस ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो लेखक थे चंद्रशेखर। कौन थे भी? चंद्रशेखर। सुरजन चरित्र जो ग्रंथ है वो भी किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया था। तो ये ग्रंथ है हमीर हट। कौन सा ग्रंथ था भी? हमीर हट। और किसने लिखा था भी? चंद्रशेखर ने लिखा था। कहते हैं हमीरदेव चौहान ने, हमीरदेव चौहान के पिता कौन थे भी? तो पिता थे जेतर सिंह। पिता कौन थे? जेतर सिंह। और कहते हैं कि इनके पिता ने लगभग 32 वर्ष क्या किया? शासन किया। इनके पिता ने कितने वर्षों तक शासन किया? 32 वर्षों तक शासन किया। 32 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 32 वर्षों तक शासन किया। इसीलिए इन 32 वर्षों की शासन की याद में इन्होंने एक छतरी का निर्माण करवाया है। किसने? हमीरदेव ने। तो हमीरदेव ने एक छतरी का निर्माण करवाया और वो था 32 खंभों की, 32 खंभों की छतरी का निर्माण निर्माण करवाया। तो 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? रणथंभौर में हमीरदेव चौहान ने। किसने करवाया? हमीरदेव चौहान ने। किसकी याद में? तो अपने पिता के जो 32 साल का जो शासनकाल था उस शासनकाल की याद में निर्माण करवाया। तो कहते हैं यहीं बैठकर क्या दिया जाता था? न्याय दिया जाता था। इसीलिए इस छतरी को कहा जाता है न्याय की छतरी। तो 32 खंभों की छतरी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं न्याय की छतरी के नाम से। किस नाम से जानते हैं भी? न्याय की छतरी के नाम से जानते हैं।
अन्य निर्माण हम देखें तो एक पद्मला तालाब का भी निर्माण करवाया। पद्मला तालाब का निर्माण, तो रणथंभौर में पद्मला तालाब का भी निर्माण करवाया है। तो पद्मला तालाब का जो निर्माण करवाया, ये किसकी याद में करवाया? तो पुत्री, इनकी पुत्री का नाम क्या था अभी? पद्मला। तो पुत्री पद्मला की याद में, तो अपनी पुत्री पद्मला की याद में रणथंभौर में पद्मला तालाब का भी निर्माण करवाया। कहते हैं कि हमीर देव चौहान ने, यानी हमीर देव ने कुल 17 युद्ध लड़े। 17 युद्ध लड़े। हमीर देव ने कुल कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े। 17 में से 16 युद्ध जीते। कितने युद्ध जीते भी? 16 युद्ध जीते, एक युद्ध हारा। एक युद्ध हारे, और वो कौन से हारे भी? 1301 वाला। 1301 में किससे भी? अलाउद्दीन खिलजी से। तो एक से, यानी अलाउद्दीन खिलजी से जो 1301 में युद्ध था, वो एक युद्ध हार गए। तो इन्होंने 17 युद्ध लड़े, और 17 में से कितने युद्ध जीते? 16। कितने युद्ध जीते? 16 युद्ध जीते, एक युद्ध हारे, और वो कौन से हारे भी? 1301 वाला। कौन से युद्ध हारा भी? 1301 वाले। एक ग्रंथ है, इन्हीं के बारे में लिखा गया, हमीर महाकाव्य। इन्हीं शासक के बारे में एक ग्रंथ लिखा गया था, और उस ग्रंथ का नाम क्या है भी? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य जो है, इनके जो लेखक हैं वो है नैनचंद्र सूरी। कौन है भी इसके लेखक? नैनचंद्र सूरी है। तो इस ग्रंथ में क्या कहा गया है? इस ग्रंथ में कहा गया है कि हमीर देव चौहान ने क्या किया? अपना सर काटकर शंकर भगवान को अर्पित कर दिया था। इस ग्रंथ में लिखा है, हमीर देव ने अपना सर काटकर हमीर देव ने अपना सर काटकर शंकर को अर्पित किया। किसको अर्पित किया? शंकर को अर्पित किया। कौन से ग्रंथ में ये बात भी? ये बात लिखी है हमीर महाकाव्य। इसमें लिखी है हमीर महाकाव्य में। हमीर देव के यदि दरबारी कवि की बात करें, पूछा जा सकता है कि हमीर देव चौहान के दरबारी कवि कौन थे? इनके दरबारी कवि का क्या नाम था? तो हमीर देव के जो दरबारी कवि थे वो थे बीजादित्य। कौन थे भी? बीजादित्य। तो हमीर देव के जो दरबारी कवि थे, उन दरबारी कवि का नाम क्या था भी? बीजादित्य था। तो ये थे अपने रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान। तो यहाँ पर अपना रणथंभौर के जो चौहान थे, रणथंभौर का जो इतिहास है वो क्या होता है? अपना पूरा होता है। तो क्लासें कैसी लगी? आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो हमारे चौहान वंश में अजमेर के चौहान कंप्लीट हो गए हैं, रणथंभौर के चौहान कंप्लीट हो गए हैं। आगे की जो अपनी क्लास लगेगी वो लगेगी जालोर के चौहान के बारे में। किसके बारे में लगेगी? जालोर के
चौहान के बारे में। तो मिलते हैं हम आगे की क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।